नमस्कार साथियों, बीएड सीटेट रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है, आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सीटेट के लिए एक टेस्ट लेकर के आए हैं और ये टेस्ट जो है कि प्रीवियस ईयर पे आधारित है। यदि आप इस टेस्ट में अच्छे खासे नंबर लाते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत सही है। आप करीब-करीब 12 नंबर लाने का प्रयास कीजिएगा। हम बता दें कि हम बीएड करते हैं, 2 बार हमने गवर्नमेंट बीएड का एंट्रेंस क्वालीफाई किया है। मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, मैं कर रहा हूँ। यदि आपको हेल्प चाहिए तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसमें आपको वहीं पर इसका आंसर भी दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए हम इसको देखते हैं कैसा है। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि साबुत मूंग या चना को, यहाँ पर या अलग कर लीजिएगा, चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन हम छोड़ दें। पानी में भिगो करके बाहर निकाल दीजिए पानी से और उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। तो उसमें से कौन सा भाग सबसे पहले निकलता है? तना, पत्ती, जड़ या फल? देखिए, जड़ सबसे पहले निकलता है किसी भी चीज़ का, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगला है, यहाँ पर मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? तो देखिए फ्रेंड्स, नीला काला यही वाला आता है। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया, यानी मांड की उपस्थिति है और उसमें आयोडीन मिलाकर उसको जांचेंगे तो उसका रंग जो नीला काला हो जाएगा। लेकिन यदि मांड नहीं है, यानी उसमें मांड मांड मतलब आप समझिए स्टार्च, यदि उसमें स्टार्च नहीं है तो उसका जो रंग होगा वो पीला या नारंगी होगा। कैसा होगा? पीला या नारंगी। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अच्छे खासे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ और बना भी रहा हूँ। मैं बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से कराऊंगा। मैं करीब करीब इतने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप काफ़ी अच्छे से उसको, जो जीके और हिंदी होता है, रीजनिंग होता है, उसको आप कर सकते हैं उस परीक्षा में। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए, बेरी बेरी नामक रोग किस विषमता, किस विटामिन की कमी से होता है? यहाँ पर आप विटामिन कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B3। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन सही है वो है विटामिन B1। विटामिन B1 से बेरी बेरी रोग होता है, इसे हम थायमिन भी कहते हैं विटामिन B1 को। और इसमें जो है कि त्वचा पे काफ़ी असर होता है इस पर, और थोड़ा बहुत हड्डियों पर भी होता है, बाल पे होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, पटसन का रेशा पौधे के किस भाग से होता है, प्राप्त होता है? जो पटसन होता है, पटसन लगभग जूट आप मान लीजिए, वो किससे मिलता है? बीज से नहीं, पत्री से नहीं, फूल से नहीं, तना से मिलता है। यानी पटसन का रेशा जो होता है किससे मिलता है? आपको तने से मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? तो इसमें मूली, शकरकंदी, टैपियोका, आलू। ध्यान से देखिए, इसमें जो हाई 3 ऊपर का जो है वो है जड़। वो क्या है? जड़। जमीन के ही नीचे उगता है, लेकिन वो मूल रूप से जड़ है, हम जड़ ही खाते हैं। इसमें टैपियोका को याद कर लीजिएगा, केरल में पाया जाता है जमीन के नीचे, और इसको उबाल करके वहाँ पर लोग दही या सांभर, एक चटनी जो होती है नारियल की बनती है, उससे खाते हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो आलू। आलू एक तना है फ्रेंड्स। अब देखिए, निम्न में अगला है, छठवां हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परजीवी पौधा है? परजीवी जिसे पैरासाइटिकल भी बोलते हैं, पैरासाइट जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, परजीवी दूसरों के ऊपर। तो पहला ऑप्शन है पीपल, दूसरा है अमरबेल। देखिए, इसमें जो सही मिल गया हमें, दूसरा ही मिल गया, अमरबेल। अमरबेल जो पौधा होता है फ्रेंड्स, वो जो है कि वो पौधा वो दूसरे पौधों के ऊपर उगता है। और ये मान लीजिए कि आलू जो होता है, थोड़ा सा इसमें छूट गया था, आलू का नाम याद कर लीजिएगा, वैज्ञानिक नाम जो होता है वो है सोलनम, सोलनम ट्यूबरोसम। याद कर लीजिएगा, सोलनम ट्यूबरोसम। ठीक है। तो ये वाला आपका आलू का जो वैज्ञानिक नाम होता है याद कीजिएगा। साथ ही आप देख लीजिए इसको, निम्न में से कौन सा परजीवी पौधा है? तो परजीवी है अमरबेल भाई। अमरबेल दूसरों पे उगता है और वो नुकसान भी पहुंचाता है, जो क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। अमरबेल के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके कारण अपना भोजन नहीं पका पाता और दूसरे पौधे का भोजन ही खा लेता है, जिस कारण उसको नुकसान उठाना पड़ता है। यानी याद कर लीजिएगा, सीटेट में 1-2 नंबर का जरूर पूछेगा आपका क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल निम्न में से किस में नहीं होता है? तो आप याद कर लीजिएगा कि अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता, जिससे वह दूसरों का भोजन चुरा लेता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा परजीवी पौधा, वो तो हो गया था। 7वां हम देखेंगे, निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? पशुओं द्वारा कौन से बीज
ले जाए जाते हैं एक स्थान से दूसरा स्थान पे, तो सहजन का, मेपल का, आम का। तो देखिए इसमें 3 ही हैं ऑप्शन मूल रूप से। तो ये जो सहजन होता है, जो मेपल होता है, इसके जो बीज होते हैं वो हवा के माध्यम से जाते हैं, हवा उड़ा करके ले जाती है। लेकिन जो आम का बीज है वो पशु लेकर के जाता है। पशु में मानव भी आएगा, आपका मानव भी इधर से उधर ले जाता है, सबसे ज़्यादा वाहक यही है। लेकिन दूसरे पशु भी इसको खाने के चक्कर में पेड़ से ही उठा ले जाते हैं, जैसे बंदर हो गया, बड़ी चिड़िया हो गई, ये सब। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सातवां। सातवां हमारा क्या है, निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती। ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती। तो स्वीट पी मटर, बगीचे वाली मटर, देखिए ये दोनों घास हैं मूल रूप से। और ये जो घास होती हैं वो उगती हैं आपका खेतों में या फिर बगीचे में। तुलसी इसमें सही आंसर होगा। तुलसी में बैक्टीरिया जोड़ने वाले जीवों की, छोटे जीवों की ग्रंथियां नहीं होती हैं, वो नाइट्रोजन नहीं सोखता। नेक्स्ट हम देखेंगे, पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है। पत्ती जो होती है ना, सिराओं और छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम क्या है। तो उसमें जो नाम आप देखिए, पहला जो दिया है पटल, दूसरा सिरा विन्यास, तीसरा मध्य सिरा, चौथा है वृत्त या पर्ण वृत्त। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका सिरा विन्यास, एकदम से सही आंसर है, इसको आप नोट कर लीजिए, सिरा विन्यास। नेक्स्ट हम 10वां देखेंगे, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म, देखिए फ्रेंड्स, जीवाश्म ईंधन उसको कहते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, जीवाश्म ईंधन उसको कहते हैं जिसके बनने में किसी प्रकार के पेड़ पौधे या जीवों के किसी शरीर के अवशेष का भाग लगा हो, जो हजारों साल पहले जमीनों में दबे हुए रहे होंगे, या वनों के जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी एक तरह से जीवाश्म होते हैं। तो इसमें देखिए कि कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इसमें से फ्रेंड्स जो जीवाश्म ईंधन नहीं है वह है आपका खुद आपका लकड़ी ही है, यानी ये जो लकड़ी है आपका, इसमें वो जीवाश्मी नहीं है, लेकिन कोयला जीवाश्मी है, पेट्रोलियम जीवाश्मी है, प्राकृतिक गैस जीवाश्मी है, जीवों के दबने से, पेड़ पौधों के दबने से बनती है। अब देखिए 11वां है आपका, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। फ्रेंड्स हमारे चैनल को आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, इसमें हम अपडेट लेकर आते रहेंगे। अब देखिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा, भूगर्भीय ऊर्जा, जीवाश्मीय ईंधन। तो परंपरागत में वो उनको हम लेते हैं ना जो परंपरा से इस्तेमाल होते हुए चले आए होते हैं। तो इसमें देखिए, जो जीवाश्म ईंधन है वो परंपरा से चलते हुए आए हैं, बहुत सालों पहले से कोयला हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, खनिज कुछ होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते रहते हैं। बाकी का इसमें जो है आपका, जैसे सौर ऊर्जा बिल्कुल नया है, अभी अभी हाल ही में उसका औपचारिकरण शुरुआत भी हो गई है कई सालों पहले से, जो चल रहा है दुनिया भर में बिजली बनाने के लिए। ज्वार भाटा भी उसी क्रम में है, भूगर्भीय ऊर्जा भी अभी नई नई यूज होनी शुरू हुई है, लेकिन जीवाश्मी ईंधन परंपरागत है, सालों पहले शुरू हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा पौधों के ऊपरी भागों से वास्तु के रूप जल की क्षति को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्षति है, इसको समझिएगा। जो पौधों के ऊपरी मतलब जो पत्ती है, उसकी डाली है, वहाँ से जो पानी उड़ जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, शोषण या वाष्पोत्सर्जन, तो उसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जो पानी उड़ के जाता है उसको वाष्प बन जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। 11वां आप देखिए फ्रेंड्स, हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है, ध्यान दीजिएगा, हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है, दवा में इसका इस्तेमाल होता है, दवा में इसका इस्तेमाल होता है। और कहाँ पर ये पाया जाता है, कहाँ की स्थानिक प्रजाति है। तो भाई ये अन्य स्थानिक नहीं है, प्रचुर बहुल भी नहीं है, बहुत आपके एरिया में नहीं मिलेगी, स्थानिक भी नहीं है, सॉरी यह स्थानिक है। देखिए यह मिलती है कहाँ पर, आपका हिमालय के क्षेत्रों में, दुनिया में भी कहीं कहीं मिलती है, लेकिन आप समझिएगा इसको कि जैसे स्थानिक है, ज़्यादा नहीं मिलती, हमारे गाँव देहात में नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है। तो हमारे ग्रह में सौर मंडल में जो पृथ्वी से छोटा है, मंगल, बृहस्पति या बुध है, तो वो है आपका बुध। ध्यान से इसको देख लीजिएगा, बुध जो है छोटा है। जो 8 ग्रह होते हैं फ्रेंड्स, उसमें सबसे पहले आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और उसके बाद आता है आपका बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण, जिसे आप नेपच्यून के नाम से जानते हैं बाद में। तो ये सारे ग्रह आते हैं, 8 ग्रह हैं हमारे पास। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने 14 क्वेश्चन आपको कराए हैं। यदि आप इनमें से
जो उत्तर आपने दिया हो 10-12 वो ज़रूर एक बार हमें कमेंट में बताने का प्रयास करें। यदि आपको ये अच्छा लगा तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं नई वीडियो फिर से जल्दी ही अपलोड करूँगा दोस्तों।